19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत पर भारी परिवर्तन ला दिए। आज इस चैप्टर में हम इसी पॉइंट को लेकर के आगे बढ़ेंगे। यूरोप में जो इस तरह की क्रांति हुई, इससे यूरोप के समाज में बहुराष्ट्रीय वंशीय जो वहाँ पे बहुत तरह के राजतंत्र फैले हुए थे, उसके स्थान पर अब राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। अब राष्ट्र राज्य क्या होता है? राष्ट्र राज्य यानी कि ऐसा राज्य जहाँ लोग निम्न कस्बों से जुड़े हुए हों, जहाँ लोगों के समान बोली बोली जाती हो, समान इतिहास हो, समान संस्कृति आदि हो, वह राष्ट्र राज्य कहलाता है। राष्ट्र राज्य की व्याख्या करने के लिए सबसे पहले हमें राष्ट्रवाद को जानना जरूरी है। राष्ट्रवाद जो कि क्या होता है? राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति लोगों का एक समूह जो कि राष्ट्र को अपना माने, राष्ट्र के प्रति प्यार, समर्पण, सबकी भावना राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद के लिए जनमत संग्रह का होना जरूरी है। अब जनमत संग्रह क्या होता है? जनमत संग्रह एक ऐसा प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। जनमत संग्रह यानी कि वोटिंग, जो वोटिंग की जाती है तो उसमें लोगों का प्रस्ताव पूछा जाता है कि वो किसको पसंद या नापसंद करते हैं। जब हम अपने किसी पसंदीदा नेता को पसंद करते हैं तो उसके लिए हाँ के लिए वोट डालते हैं, और अगर किसी को नापसंद करते हैं तो नहीं में वोट डालते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र के विचार। राष्ट्र के विचार जिसकी उत्पत्ति की राष्ट्रवाद से हुई है, राष्ट्रवाद के बारे में भी हमने जाना है। तो अब हम जानते हैं कि राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कब हुई। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई। फ्रांसीसी क्रांति के कारण ही सत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में आ गई। फ्रांस में एक वर्ड है ला पैट्रिक, यानी कि पितृभूमि। पितृभूमि यानी कि पिता द्वारा दी गई भूमि, यानी कि हमारे पूर्वजों से जो हमें भूमि मिलती है वह हमारी पितृभूमि कहलाती है। और दूसरा वर्ड है ला सिटोयन, जिसे कि नागरिक कहते हैं। तो पितृभूमि और नागरिक जैसे विचार ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति के बाद आए बदलाव। वो फ्रांस की क्रांति जब हुई उसके बाद सत्ता राजतंत्र से लोगों के पास आ गई। नया राष्ट्रध्वज बना, सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। अब कोई भी कहीं भी आयात निर्यात कर सकता था बिना कोई टैक्स दिए हुए। नई स्तुतियां रची गई, शपथ ली गई और जो है शहीदों का गुणगान किया गया। माप तौल की एक समान इकाई बनाई गई। फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला। और सबसे मेन पॉइंट जो इसमें किया है वह है स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। राष्ट्रवाद की क्रांति को सफल बनाने के लिए क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों के निरंकुश शासन से मुक्ति दिलाए। फ्रांस में राजनीतिक उथल पुथल का यह फायदा सबसे पहले नेपोलियन ने उठाया और वह फ्रांस का अध्यक्ष बन गया। 1799 में जब नेपोलियन फ्रांस का अध्यक्ष बना तो उसने अपनी एक आचार संहिता बनाई, जिसे कि नागरिक संहिता के नाम से भी जानते हैं। यह संहिता 1804 ईस्वी में लागू की गई। यह संहिता जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। इसमें कानून के समक्ष सभी को बराबरी दी गई थी, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया, प्रशासनिक विभाजनों को स्वतंत्र बनाया गया। इसके साथ साथ सामंती व्यवस्था को भी खत्म कर दिया गया था। किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों को खत्म किया गया। यातायात तथा आवागमन में सुधार किया गया, लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो पॉइंट है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। मध्य 18वीं शताब्दी में कोई भी राष्ट्र राज्य नहीं था। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन था। इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वह अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। वह अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूह के सदस्य भी थे। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रिया हंगरी
इस पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य था, जहाँ की जर्मन भाषा बोलने वाले और इतालवी भाषा बोलने वाले लोग थे। इसके साथ साथ फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग भी यहाँ रहते थे। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर